एप्लीकेशन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स इन रियल लाइफ। एक प्रोजेक्ट दिया गया था क्लास 11th डी के बच्चों को, 2025-26 बैच के बच्चे, और इन बच्चों ने अपने अपने तरीके से इसको बनाया है, इम्पोर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक्स इन डेली लाइफ। यहाँ पर उन्होंने कुछ बातें जानकारी रखी जो आपके स्क्रीन पर है, इसको पढ़ सकते हैं। इसके बाद इन्होंने अगले स्लाइड में बनाया है कि इम्पोर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक्स, और इसमें इन्होंने हाउ टू मैक्सिमाइज यूटिलिटी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की बात की है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किसी भी कोई भी एंटरप्रेन्योर अगर कोई डिसीजन लेता है या कोई कंज्यूमर कोई डिसीजन लेता है तो वो अपने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को ज़रूर देखता है। तो इन्फ्लेशन पर क्या इफेक्ट पड़ता है, इन्फ्लेशन का संबंध मैक्रो इकोनॉमिक्स से ज़्यादा है। 11th क्लास में वैसे तो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, लेकिन इंट्रोडक्शन वाले लेसन में माइक्रो और मैक्रो दोनों के ऊपर जोर दिया गया। इफेक्ट्स ऑफ एक्सटर्नलिटीज़, जब जीडीपी और वेलफेयर की बात करते हैं, किसी भी इंडस्ट्रीज़ को इस्टेब्लिश करने से पहले एक्सटर्नलिटीज़ का कॉन्सेप्ट काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। अगले स्लाइड में उन्होंने माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बीच के डिफरेंसेस को बताने का प्रयास किया है, और ये आपकी स्क्रीन पर है। इसके बाद सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी, और ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है। और ये केवल इकोनॉमिक्स की समस्या नहीं, घर परिवार हर जगह कुछ इश्यूज़ होते हैं जो कि सेंट्रल कोर इश्यूज़ होते हैं। तो इकोनॉमी के सामने जो कोर इश्यूज़ हैं वो क्या हैं, वो आपकी स्क्रीन पर है। इसके बाद आते हैं जो सेंट्रल प्रॉब्लम है उसी को इन्होंने पिक्टोरियल और फ्लो चार्ट करके लिखा है। अब इसमें लॉ ऑफ डिमिनिशिंग, जब कंज्यूमर बिहेवियर की बात करते हैं तो कंज्यूमर बिहेवियर का ये बहुत ही इंट्रोडक्टरी टॉपिक है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी, जिसको मार्शल साहब ने दिया था, और किस प्रकार कंज्यूमर कंजम्पशन को कैसे बढ़ाता है और किस प्रकार उसकी यूटिलिटी मार्जिनलिटी में गिरावट आती है। टोटल यूटिलिटी तो बढ़ती है, लेकिन एक समय के बाद वो भी गिरावट होती है, लेकिन निगेटिव कभी नहीं होती है। इस बात को डायग्राम के माध्यम दिखाया गया है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसमें कार्डिनल और ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच दोनों होते हैं, और यहाँ पर ऑर्डिनल का जो अप्रोच है उसमें बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व के माध्यम से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को बताया जाता है, उसको यहाँ पर दर्शाने का प्रयास किया गया है। इंडिफरेंस कर्व मैप है जिसमें इंडिफरेंस कर्व की विशेषताओं के बारे में चर्चा की गई है। बजट लाइन, कंज्यूमर जब भी मार्केट में जाता है तो एक निर्धारित मूल्य के साथ जाता है, निर्धारित आय के साथ जाता है, वो तो बजट लाइन के द्वारा इसको दर्शाया गया है। इसके बाद स्टैटिस्टिक्स का जो कॉन्सेप्ट है, 11th में स्टैटिस्टिक्स भी पढ़ना है, जिसके जो विभिन्न कॉन्सेप्ट हैं, डिफिनीशन, उसके ट्रेंड क्या हैं, डिसीजन मेकिंग किस प्रकार लिया जाता है, इन सारी बातों पर चर्चा की गई है। इसके बाद डाटा कलेक्शन, जब कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन और प्रेजेंटेशन, ये सारी बातें हैं। जब स्टैटिस्टिक्स को हम सिंगुलर सेंस में डिफाइन करते हैं तो ये सब सारी बातें, तो ये बहुत ही प्राथमिक है कलेक्शन ऑफ डेटा। उसके बाद जब उसको प्रेजेंट करते हैं तो प्रेजेंटेशन की भी कई टेक्निक होते हैं। यहाँ पर टेबुलर प्रेजेंटेशन की बात की, इसका डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, ये बार डायग्राम को दिखाया गया है। फिर पाई डायग्राम के रूप में प्रेजेंटेशन किया जाता है। हिस्टोग्राम के रूप में डेटा को प्रेजेंट किया जा सकता है, और हिस्टोग्राम अलग अलग तरह के सीरीज़ में अलग अलग तरह से बनता है। इसके बाद मीन मीडियन मोड्स, जो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, उसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं मीन मीडियन मोड। और यहाँ पर मैंने बहुत सारे फॉर्मूले बच्चों को बताए थे, उन बच्चों ने, ये ज़्यादातर बच्चे कट एंड पेस्ट करते हैं और वो जो कोर है वो समझ नहीं पाते हैं, तो मैंने इनको बहुत अच्छा फॉर्मूला बताया था। एक टेक अर्थमेटिक मीन, टेक डायरेक्ट शॉर्टकट एंड स्टेप डेविएशन मेथड टू कैलकुलेट अर्थमेटिक मीन इन इंडिको सीरीज, ये करके ऐसे मैंने एक फॉर्मूला बनाया था। टेक डायरेक्ट शॉर्टकट स्टेप डेविएशन मेथड टू कैलकुलेट अर्थमेटिक मीन इन इंडिको सीरीज, और ये फिर समरी यहाँ पर आ गई है। और इसके बाद उन्होंने बिब्लियोग्राफी वगैरह लिया है, कैसे बनाया था, कैसे क्या अप्रोच उन्होंने लाया था। तो इस तरीके से एक प्रोजेक्ट ये समाप्त होता है।
और इस प्रोजेक्ट को बच्चों को मैंने कहा था कि इसमें से कोई भी एक टॉपिक ले लें और इसको हार्ड कॉपी में फाइल के रूप में बनाएं, जिस एज पर CBSE जो गाइडलाइंस है वो 4000 वर्ड्स का है, तो उसको ज़रूर ध्यान में रखें। धन्यवाद।